नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान में अनौपचारिक शिखर वार्ता शुरू। दोनों देशों का विश्वास बहाली पर जोर। बिना किसी तय एजेंडे के शुरू हुआ 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति बहाली और परमाणु निरस्त्रीकरण पर किम जोंग उन और राष्ट्रपति मून के बीच चर्चा। अंतर कोरियाई संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत। कोरियाई युद्ध खत्म होने के 65 साल के बाद उत्तर कोरिया के शासक ने रखा दक्षिण कोरिया में कदम। कर्नाटक में कांग्रेस का अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा। राहुल गांधी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। बीजेपी ने घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। और SC/ST कानून को लेकर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर 3 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र ने की थी मामले की जल्द सुनवाई की अपील। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, अनुकूल फैसला नहीं आने पर अध्यादेश लाएगी सरकार। और जस्टिस इंदु मल्होत्रा वकील से सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली बनी पहली महिला। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने दिलाई शपथ। आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली 7वीं महिला। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद हुई 25। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दिल से दिल की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के शहर वुहान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 2 दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ताओं का दौर शुरू हो गया है। दोनों नेता पहली बार बिना किसी औपचारिकता के एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबई प्रांतीय म्यूजियम का दौरा कर रहे हैं और उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं। इसमें अनौपचारिक सीधी बातचीत, चीन के सबसे अच्छे म्यूजियम की यात्रा और मनमोहक झील ईस्ट लेक के किनारे रात्रि भोज शामिल है। इन 2 दिनों के दौरान दोनों नेता 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार मुलाकात करेंगे और दिल से दिल की बात करेंगे। इससे पहले कल देर रात चीन के शहर वुहान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। वुहान हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारत और चीन दोनों देश इस ऐतिहासिक अनौपचारिक शिखर वार्ता को लेकर काफी उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की इस वार्ता से दोनों देशों के बीच आपसी समझ के साथ ही भरोसा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सम्मेलन को दिल से दिल को जोड़ने वाली पहल करार दिया जा रहा है। दोनों देश मान रहे हैं कि इस बैठक का मकसद आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाना है। भारत और चीन दोनों को उम्मीद है कि ये शिखर वार्ता दोनों देशों के भावी संबंधों को बेहतर बनाने में नींव का पत्थर साबित होगी। चीन रवानगी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय विकास के लिए दोनों देशों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी, जिसमें वर्तमान और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय हालात पर खासा जोर होगा। हम भारत चीन संबंधों में हुए विकास की रणनीतिक और दीर्घकालिक संभावना के नजरिए से समीक्षा करेंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच डोकलाम मसले पर हुए विवाद के बाद दोनों नेताओं की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। चीनी मीडिया की नजरें भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर टिकी हुई हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की तुलना 1988 के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीनी नेता डेंग जियाओपिंग की मुलाकात से की जा रही है। चीन ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान सभी पहलुओं पर खुलकर बातचीत होगी और दुनिया को कई सकारात्मक पहलू देखने को मिलेंगे। They will have an in-depth exchange of views on issues of long-term and strategic importance in bilateral relations. This exchange will help deepen mutual trust between the two countries and set a course for development of bilateral ties. It will also open up new prospects in China-India cooperation. हालांकि बातचीत का कोई एजेंडा पहले से तय नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सीमा विवाद, पाकिस्तान और आतंकवाद के अलावा NSG और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसे मसलों पर चर्चा हो सकती है।
इसके अलावा व्यापार, संरक्षणवाद, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मसले पर भी बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ इस विषय पर बात करें, जैसे कि भारत में जो प्रगति हो रही है और जो डेवलपमेंट का जो रास्ता हमने तय कर रखा है वो क्या रास्ता है, वह हम भारत को कहाँ ले जाएगा, इसके ऊपर शायद प्रधानमंत्री मोदी जी बात करेंगे। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शायद यही बात करेंगे कि भाई चीन किस रास्ते पे है और कहाँ तक वह उनको चीन को ले जाना है। अनौपचारिक वार्ता होने की वजह से इस बैठक के बाद कोई करार या साझा बयान जारी नहीं होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह चौथी चीन यात्रा है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में चीन की यात्रा करने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शशांक है, पूर्व विदेश सचिव। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका। इस अनौपचारिक दौरे में सबसे ज्यादा जोर एक तरह से जो बात हो रही है वो दोस्ताना माहौल बनाने और आपसी भरोसे को कायम करने पर दिया जा रहा है। इस दिल से दिल की बातचीत के दौरान भारत अपनी किन किन चिंताओं पर चीन से दिल खोलकर बात करेगा? कितना अहम ये दौरा है आपकी नजरों में? चिंताओं से पहले हम सोचते हैं कि दोनों नेताओं को आपस में एक तरह के रिश्ते बनाने होंगे ताकि खुलकर बात कर सकें। और वो खुलकर बात कर सकें इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। हम चाहते ही हैं कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़ें और पड़ोसी देशों को भी ठीक दिशा में आगे ले जाएं। तो चिंताएं जो भारत की हैं वो ऐसी चिंताएं हैं जो एशिया के और मुल्कों की भी हैं। तो चीन के साथ में अगर हम शेयर करते हैं, चाहे आतंकवाद का मसला हो, चाहे उनका जो ये साउथ चाइना सी में जिस तरीके से बात उठ रही है मसल फ्लेक्सिंग की, और सारे देश चिंतित हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो नदियां आती हैं चीन की तरफ से, तिब्बत की तरफ से, उसमें कई बार जो है मालूम होता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का करार होता है, फिर उस पर फॉलो अप नहीं हो पाता है। कई बार हमारे जो पिलग्रिम्स वगैरह को जाना होता है चीन में, तिब्बत में, मानसरोवर में, तो वो नहीं जा पाते हैं। तो ये सब ऐसा लगता है कि हमारे जो रिश्ते पड़ोसी देशों में होने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी बनती है शी जिनपिंग की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि ये इस बार ऐसा माहौल बनाए ताकि अगर दोनों नेता अगले कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक साथ में रहते हैं तो दोनों देशों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है एशिया का, भारत और चीन का और विश्व का, उसमें हम दोनों को जो है अपनी सहमति बनानी होगी और साथ में मिलकर जो है लगातार बातें ऐसी जारी होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों में होना चाहिए कि इनफॉर्मल तरीके से जब मर्जी जाइए, बात करिए, मिलकर आ जाइए। ये जो आपने पैरेलल दिया है डेंग शाओपिंग का और राजीव गांधी का, वो एक तरीके से पूरे तरीके से नहीं है कि भारत की प्रगति उस समय बहुत कमजोर थी, लेकिन राजीव गांधी यंग लीडर थे। ऐसा लगता था कि अगले 40-50 साल तक वो भारत को जो है गति देने वाले हैं, लेकिन वो बात नहीं निकली। लेकिन इस समय जो है भारत ने जो है कोशिश करी है सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है, और उधर शी जिनपिंग का भी अपना है कि भाई 2050 तक चीन को जो है विश्व की एक नंबर 1 की शक्ति बना देना है। तो मेरे ख्याल से जो है इस समय पैरेलल ज्यादा है और चीन की प्रगति इस समय भारत के रेट से करीब 5 गुना ज्यादा है, मैं सोचता हूँ। लेकिन जिस तरीके से भारत की प्रगति तेजी से बढ़ रही है, चीन की प्रगति से ज्यादा तेज हो गई है, और अगले 10-15 साल में भारत में जो यंग टेक्निकल मैन पावर है वो चीन से ज्यादा होने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि अगले 20-30 साल में भारत और चीन करीब करीब एक ही स्तर पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी दोस्ती बना के चले और विश्व के मसलों पे, एशिया के मसलों पे, जहां बहुत इस समय इससे चिंता की किरणें निकल रही हैं, कुछ आशा की किरणें भी हैं, तो उन सबको जो हम आपस में एक्सचेंज करें और निर्णय करें कि हम दोनों को अब आगे जो है कभी भी इस तरह की डोकलाम को दोबारा रिपीट नहीं होने देना है। यानी डोकलाम से अब आगे की तरफ बढ़ना है। और बहुत बहुत शुक्रिया शशांक फिलहाल आपका इस तमाम बातचीत के लिए। एक तरह से 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी चीन यात्रा, और इस दौरे में एक खास बात है कि इसमें ना तो कोई समझौता होगा, ना ही कोई साझा बयान जारी किया जाएगा, लेकिन जिस मकसद को लेकर ये यात्रा की जा रही है वो उम्मीदें कितनी पूरी होंगी इस पर जरूर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर की निगाहें आज ऐतिहासिक अंतर कोरियाई सम्मेलन पर टिकी हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पहली बार सीमा पार करके दक्षिण कोरिया में दाखिल हुए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने अब तक की मुलाकात और बातचीत को संतोषजनक बताया है और इस समय ये सीधी तस्वीरें
आप देख रहे हैं, जहां दोनों नेता एक खुले माहौल में एक तरह से अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। और जो अब तक की मुलाकात और बातचीत दोनों नेताओं के बीच रही है, उसे दोनों ने ही संतोषजनक बताया है। किम जोंग उन ने कहा है कि अगर उन्हें सियोल बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच बातचीत किम जोंग के एमडीएल पार करने के करीब 45 मिनट बाद शुरू हो चुकी है और ये लगातार चल रही है। किम जोंग ने बैठक की शुरुआत में ही कहा कि वो राष्ट्रपति मून के साथ ईमानदारी से भरे दृष्टिकोण के साथ सार्थक बातचीत करेंगे, जिसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। मून जे इन ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति जताने पर किम जोंग का आभार भी जताया है। 많이 기대하셨던 분들한테 물론 이제 시작에 빙산 일각에 지나지 않지만 이 우리 첫 만남과 오늘 이야기된 이게 이제 발표되고 하면 기대하셨던 분들한테 조금이나마 그 기대를 만족을 드렸으면 하는 그런 바람입니다. 아주 오늘 좋은 논의들을 많이 이루어서 아주 우리 또 남북의 국민들에게 그리고 또 전 세계 사람들에게 아주 좋은 선물이 될 것 같습니다. कोरिया प्रायद्वीप में शांति की स्थापना और परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से ये काफी अहम समझी जा रही है। करीब 70 सालों के तनाव के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका दुनिया को लंबे वक्त से इंतजार था। कई साल की धमकियों और तनाव के दौर के बाद ये यादगार और ऐतिहासिक लम्हा, जिसके बारे में कुछ महीने पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ऐतिहासिक अंतर कोरियाई सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन से उस असैन्यकृत क्षेत्र में हाथ मिलाया जो दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक सम्मेलन की शुरुआत हो गई। दोनों नेताओं के बीच उत्तर कोरिया के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की उम्मीद है। इस ऐतिहासिक मुलाकात में सबकी नजरें उत्तर कोरिया पर हैं और देखना दिलचस्प होगा कि पिछले दिनों उसने परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने के जो संकेत दिए थे, उस पर वो क्या रुख अपनाते हैं। ये वार्ता कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की स्थापना और परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण समझी जा रही है। पिछले हफ्ते किम ने ऐलान किया था कि वो फिलहाल परमाणु परीक्षण रोक देंगे, जिसका अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने स्वागत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच अमेरिका, जापान समेत दुनिया भर के देशों ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाली बातचीत का स्वागत किया है। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच होने वाली शिखर वार्ता के परिणाम सकारात्मक होंगे। इस वार्ता से कोरिया प्रायद्वीप में शांति और समृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। किम जोंग उन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली प्रस्तावित मुलाकात से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और अब कुछ और अहम खबरें। जस्टिस इंदु मल्होत्रा वकील से सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ ली। 61 साल की इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद अब 25 हो गई है। 67 साल में ये तीसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 2 महिला जज हैं। वहीं आजादी के बाद से इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली 7वीं महिला हैं। बाकी महिला जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इंदु मल्होत्रा ने 1983 में वकालत शुरू की और 1988 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गई। सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश मानते हुए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने को मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की कॉलेजियम की सिफारिश वापस करते हुए इस बारे में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इन समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की ओर से दी गई जस्टिस के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश वापस कर दी है। सरकार ने कहा है कि जस्टिस के एम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसलों में तय मानदंडों के मुताबिक नहीं है। सरकार के मुताबिक उच्च अदालतों में केरल से जजों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का कहना है कि केंद्र को जस्टिस के एम जोसेफ के नाम की सिफारिश लौटाने का अधिकार है। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को कहा कि SC/ST अत्याचार निवारण कानून पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के रुख के अनुकूल नहीं आता है तो सरकार इसे लेकर अध्यादेश लाएगी। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर संदेह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार SC/ST के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अब खबरें कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी। कर्नाटक में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। मतदान 12 मई को, जबकि वोटों की गिनती 15 मई को होगी। विधानसभा के लिए 224 सीटों पर एक ही चरण में 12 मई को मतदान होगा। 28 मई से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। कर्नाटक में मौजूदा कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार का कार्यकाल 28 मई को पूरा हो रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक में अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये आम लोगों के मन की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में विभिन्न क्षेत्र के लोगों से चर्चा और जनता के हितों और अपेक्षाओं के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार किया गया है। Karnataka builds a competitor to Silicon Valley. It shows the country that this is the way forward. Karnataka respects everybody. Karnataka carries everybody together. It gives a message to the people of India. And I would like to thank the people of Karnataka with all my heart that in this difficult time, not only in India and the whole world, that your confidence, your dignity and your humility is showing the country the path forward. इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार की नाकामियां गिनाई। राहुल जी से सवाल यह है कि राहुल जी, यदि 5 वर्षों तक सिद्धरामैया सरकार ने कर्नाटका में उचित शासन या गवर्नेंस किया होता तो आज आपके पास ऐसे कोई पॉइंट्स होते कि आपने क्या अचीवमेंट किया। आपने अपने अचीवमेंट के बारे में एक भी शब्द नहीं बताया और केवल भाजपा के ऊपर आक्रमण करते रहे। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल रही है कर्नाटका के गवर्नेंस को लेकर। और समय बेंगलोर से हमारे साथ रजत कीन हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनका हम रुख करेंगे। रजत, 12 मई को मतदान है जिसे लेकर पार्टियां अपना अंतिम दांव खेल रही हैं और कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि एक एक वादा पूरा करेंगे। हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि कोई उपलब्धि नहीं गिनाई बल्कि नए वादे किए हैं। क्या खास है घोषणा पत्र में? कर्नाटक में मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, तमाम जो सरगर्मियां हैं चुनाव को लेकर वो जोर पकड़ती जा रही हैं। चुनाव का जो प्रचार है वो तो चरम पर है ही, बल्कि पार्टी अब अपने घोषणा पत्रों के साथ सामने आ रही है। आज कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घोषणा पत्र को जारी किया है और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है।
रजत केन का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रजत, जानना चाहेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या खास बातें हैं? हालांकि घोषणा पत्र जारी होते ही जो बीजेपी है वो सवाल उठा रही है और कह रही है कि उपलब्धियां गिनानी चाहिए क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन अब नए वादे लेकर आ रही है कांग्रेस। क्या खास है घोषणा पत्र में? प्रीति, अगर हम पिछले 2 दिनों को देखें तो कर्नाटका की जो रणभूमि है उसमें एक अजब सी तेज़ी आ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बीजेपी वर्कर्स को जो है वीडियो ऐप के थ्रू उनको संबोधित किया था। उसके बाद अमित शाह के भी दौरे हो रहे हैं। आज जो है कोप्पूर में उनका दौरा है। राहुल गांधी पिछले 2 दिन से यहाँ पे हैं और चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जो हैं उनके भी दौरे चल रहे हैं। आज के मैनिफेस्टो में खास बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि अगले 5 साल में अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां स्टेट में देंगे, जिसको बीजेपी ने विरोध करके कहा है कि अब तक वो क्या कर रहे थे। साथ ही जो एक और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं उनका ये कहना है कि स्टेट में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि एक क्लेम है, क्योंकि पिछले अगर हम 30 साल का रिकॉर्ड अगर देखें, पिछले 3 दशक का रिकॉर्ड देखें तो कर्नाटका में किसी भी पार्टी की सरकार जो है वापस नहीं आई है। तो उस पर जो है सिद्धरामैया का ये कहना है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इस पर नज़र रहेगी जब चुनाव के परिणाम 15 को आएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो मैं जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो है अपनी कवरेज कर रहा हूँ और उसमें देख रहा हूँ कि विडम्बना की बात है कि तटीय क्षेत्र होने के बावजूद भी जो 3 जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ा, यहाँ पे जो है पानी की कमी की किल्लत है। साथ ही जो अर्बनाइजेशन हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे जो यहाँ पे जो इकोलॉजी है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँच रहा है। कई ऑब्जर्वर्स ने ये बात कही है। और सबसे अहम बात ये है कि जो यहाँ पे जो मछुआरों का समुदाय है, जिसने पिछली बार कांग्रेस का काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसके कारण जो है कांग्रेस कोस्टल कर्नाटका का जो बीजेपी हब कहा जाता है उसमें 19 में से 13 सीट पर कामयाब रही थी। यहाँ पे इस समय कांग्रेस से नाराज़गी दिखती है और ख़ास करके लाइट फिशिंग के मुद्दे पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस कोस्टल एरिया में जो कि जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का एक सीधा टकराव है, वहाँ पर जो दोनों पार्टीज कैसा कर पाती हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया रजत केन इस तमाम अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें तमाम सरगर्मियां कर्नाटक में तेज हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। वो आज राज्य में चुनाव प्रचार अभियान में ताकत झोंकते नजर आएंगे। अमित शाह कई जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष कोर ग्रुप की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एमबीबीएस स्नातकों की पहली तैनाती ग्रामीण क्षेत्र में करने की सलाह दी है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के 8वें दीक्षांत समारोह में कल उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने आरएमएल इंस्टीट्यूट की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 70 साल बाद भी हमें गरीबी, निरक्षरता, कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की समस्या सहित तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात खेलों की। चीन के वुहान में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। साना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत और प्रणॉय ने चैंपियनशिप के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साना ने चीन की गाओ फांगजी को 40 मिनट में 21-18, 21-8 से मात दे दी। साना क्वार्टर फाइनल में कोरिया की गैर वरीय ली जांगमी से भिड़ेंगी। सिंधु ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन शियाओशिन के खिलाफ 21-12, 21-15 की आसान जीत दर्ज की। श्रीकांत आज 3 बार के ओलंपिक रजत पदक विजेता ली चोंग वेई से भिड़ेंगे। ऑल इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे प्रणय ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे के वैंग जुए को हराया। वहीं आईसीसी ने 2021 में भारत में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को वर्ल्ड T20 में बदलने का फैसला किया है। टूर्नामेंट की प्रासंगिकता पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, जिसके चलते आईसीसी बोर्ड की 5 दिवसीय बैठक के समापन के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच 2019 और 2023 में विश्व कप होंगे और इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दिया गया।
2021 में भारत में अब 16 टीमों के बीच T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। लगातार 2 वर्षों में आईसीसी विश्व T20 प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ऑस्ट्रेलिया 2020 में विश्व T20 की मेजबानी करेगा। साथ ही आईसीसी ने क्रिकेट को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सभी मौजूदा 104 सदस्यों को T20 अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने का भी फैसला किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।